नमस्कार दोस्तों, 20 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भाई, एक न्यूज तो मैंने कल ही आपके साथ डिस्कस की थी। इंडिया जापान सेट टारगेट फॉर $42 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जो जापान के प्रीमियर है फ्यूमियो किशिदा, वो इंडिया के अंदर आए, मोदी जी के साथ मिले और यहाँ पे मोदी जी की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आ रहा है कि जापान इंडिया के अंदर $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाई है। वहां पे इंडिया और जापान के रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में कुछ कंक्रीट स्टैटिस्टिकल डाटा भी दिया है मैंने, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो सेक्शन में बिल्कुल लेटेस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिर इंडियन नेवी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि ज्योग्राफी इंडिया को एक एडवांटेज देता है और इंडियन डोमेन्स में कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में हम किसी नेवी को आने से रोक नहीं सकते, ना चाइना की, ना यूएस की, ना ही चाइना हमें साउथ चाइना सी में जाने से रोक सकता है। लेकिन हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन में कोई भी दूसरी नेवी हो, स्पेसिफिकली चाइना जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह सामने निकल के आ रहा है, हमारे पास कैपेबिलिटी हो उसको काउंटर करने की। तो इस रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट दिया, उसको देखेंगे। फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक साल में 40 मेट्रिक टन से ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन किया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। इसने शुरुआत कितने से की थी, अभी इसका कितना प्रोडक्शन है और आगे आने वाले समय में इसने टारगेट क्या बना रखा है, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर उन फॉरेनर्स का जिनका वीजा इंडिया के अंदर एक्सपायर हो जाता है, लैप्स हो जाता है और उसके बाद वो इंडिया छोड़ के नहीं जाते हो, केंद्र की सरकार उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, तो वो लोग क्या है कि दौड़ के कोर्ट चले जाते हैं कि देखो भाई, हमारी केंद्र की सरकार हमारे अगेंस्ट एक्शन ले रही है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है। तो ऐसे में केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी है कि भाई आप कोई तो लॉ डिवाइस करो। कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आया, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का वीजा मिला है, अब उसका वीजा का टाइम खत्म हो गया, उसने वीजा रिन्यू कराया नहीं, वापस गया नहीं, इंडिया के अंदर इलीगली बैठा हुआ है, तो केंद्र की सरकार एक्शन लेगी, या तो डिटेन करेगी, कुछ समय के लिए जेल में डाल देगी। अब जब केंद्र की सरकार एक्शन लेती तो ये लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की मदद से कोई एक ऐसा नियम कानून बनाना जिसके चलते इस प्रकार के लोगों के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जा सके, इंडिया की सरकार अपना सोवरेन फंक्शन कर सके, इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर रशिया के साथ तो हम ऑयल का परचेज कर ही रहे हैं, यूएस के साथ भी हमारा ऑयल परचेज इस साल बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है, यूएस से हम कितना ऑयल लेते हैं, टॉप वो डेस्टिनेशंस कौन सी हैं जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज कौन सी हैं जहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आर्टिकल में देखेंगे। और गोल्डन लंगूर हैबिटाट के रिस्पेक्ट में एक न्यूज है। तो इतनी न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू, क्लिक द ज्वाइन बटन। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ड ऑफ द डे, पहला वर्ड है जिटर्स। जिटर्स का मतलब क्या होता है? फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस, डर, अतीव घबराहट, आप डर रहे हो, बहुत नर्वस हो रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट गिव्स जिटर्स टू ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मतलब यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और जो यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो आप कह लो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको डर लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स आते थे जो कि कार के कंपोनेंट सेक्टर में लगते थे। इस यूक्रेन वॉर के चलते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, यूरोप में इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो जो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वाले प्रोडक्शन करेंगे वो बिकेगा नहीं। तो इसके चलते ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एकदम घबराया हुआ है, इसके सारे प्लेयर्स एकदम घबराए हुए हैं, किसके चलते? यूक्रेन वॉर के चलते। तो ये मतलब होता है आपका जिटर्स का। तो पहली न्यूज यही, $42 बिलियन वाली, 5 ट्रिलियन येन वाली। इस रिस्पेक्ट में जापान इंडिया ने अनाउंस किया है, जापान इंडिया के अंदर $42 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे फ्यूमियो किशिदा और मोदी जी सामने बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। मोदी जी ने फ्यूमियो किशिदा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना के बारे में बताया, ये जो पीएलए के मल्टीपल ट्रांजैक्शन है इसके बारे में बताया। पिछली जो इंडियो जापान की एनुअल समिट हुई थी वो 2018 में हुई थी। उसके बाद से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के चलते और उसके बाद पैंडेमिक के चलते ये जो विजिट्स थी ये कैंसिल हो गई, या कह लीजिए पोस्टपोन हो गई, टू बी प्रिसाइज। इंडिया जापान की पार्टनरशिप बहुत डीप है। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच में इंडिया जापान के रिश्ते अगर अच्छे रहते हैं तो इंडिया जापान को तो फायदा होगा ही, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी आएगी। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसे बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी इंडिया जापान ने चला रखे हैं। एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि 2014 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड के लिए ये जो 3.5 ट्रिलियन येन जापानीज इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस हुआ था, ये इन्वेस्टमेंट सरपास हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली 2014 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड में जापान की तरफ से इंडिया के अंदर कितना एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट आया है इसके बारे में तो देखिए अभी के लिए जानकारी अवेलेबल मेरे पास है नहीं, मैंने कुछ जगह से ढूंढी, मुझे मिली नहीं। अगर आपको मिली तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हालांकि
जब शिंजो एबे 2014 में इंडिया आए थे और ये प्रॉमिस किया था 3.5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करेंगे हम अगले 5 सालों में, 2014 से 2019 के टाइम पीरियड में, ऐसा बताया जा रहा है कि वो सरपास हो चुका। कितना सरपास हुआ उसका एग्जैक्ट डाटा है नहीं। अभी जब फूमियो किशिदा आए हैं, उन्होंने बोला 5 ट्रिलियन येन, या कह लीजिए $42 बिलियन, या अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कह लीजिए 3,20,000 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जाएंगी। फिर रशिया तो यहाँ पे ओपनली रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज कर रहा है। जो रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में चलाया है, उसको जो चाइना ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में करता है, या फिर जो नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता है, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे रशियन एक्शंस को। तो जो जापान के एलिट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल क्लियर शब्दों में रशिया की बुराई कर रहे हैं। इंडिया उतना रशिया की बुराई नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों साइड्स बैठे हैं, मोदी जी और आपके जापान की फूमियो किशिदा। 6 एग्रीमेंट्स के ऊपर यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, अ क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड एन एग्रीमेंट ऑन प्रमोटिंग बैम्बू बूस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये अलग अलग 6 एग्रीमेंट है जिनके ऊपर इनकी बातचीत हुई है। फिर जापान चाहता है कि इंडिया की तरफ से ये मुंबई अहमदाबाद जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है इसको तेज किया जाए। एक्चुअली महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन को लेकर थोड़ा बवाल हो गया है, इसलिए मुंबई अहमदाबाद शिनकानसन बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अभी के लिए थोड़ा धीमा पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। जापान का ये बोलना है कि एक बार इस प्रकार की बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर बन गई तो आप देखोगे कि ये बुलेट ट्रेन कितनी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आप देखोगे कि इससे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, और फिर हर जगह पे इस प्रकार की बुलेट ट्रेन की डिमांड होगी। अभी तो यहाँ पे मोदी जी और फूमियो किशिदा मीट कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो अगले कुछ महीनों में 2+2 मीटिंग है, मतलब फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जापान आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे। मोदी जी भी मई या जून के लगभग टोक्यो जाने वाले हैं और वहां पे कुछ आगे बातचीत बढ़ेगी। देखिए, जापान इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो जापान के साथ रिश्ते हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सेम गोज फॉर जापान, जापान के लिए इंडिया के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जीएस पेपर 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग क्वाड इंटरेस्ट। जापान इंडिया ऑब्वियसली बात है क्वाड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जापान इंडिया की रिलेशनशिप के सारे डायमेंशंस के बारे में आप थोड़ा समझना चाहते हो, कल जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देखिए। नेक्स्ट, ज्योग्राफी गिव्स इंडिया एन एडवांटेज सेज इंडियन नेवी। देखिए, इंडियन ओशन होने की वजह से इंडिया के पास नेवी के फील्ड में, मैरीटाइम डोमेन के फील्ड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और हम उस एडवांटेज को यूटिलाइज भी कह रहे हैं। ऐसा एक नेवी के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उस समय समय पर डिफेंस के मुद्दे से रिलेटेड बात चलती रहती है। अभी के लिए ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में नेवी की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि भाई हमें नेचर ने एक बड़ी जबरदस्त ज्योग्राफी दी है और नेवी के फील्ड में, मैरीटाइम डोमेन के फील्ड में हमें ठीक ठाक एडवांटेज यहां पे मिला हुआ है। अब ये जो इंडियन ओशन का रीजन है, एक अकेला ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे आता है, ये इंडिया है, इधर पूरा इंडियन ओशन फैला हुआ है। इस इंडियन ओशन के रीजन में चाइना अपनी कैपेसिटीज बना रहा है। इस कैपेसिटीज को काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपनी कैपेसिटी बना रहा है। चाइना की कोस्ट लाइन 18,000 किलोमीटर की है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। तो मतलब इंडिया ने साफ साफ बोला कि भाई देखो, चाइना को हम इंडियन ओशन रीजन में आने से रोक नहीं सकते। मैरीटाइम डोमेन एक ग्लोबल कॉमन है, तो हम भी साउथ चाइना सी में जा सकता है, चाइना भी इंडियन ओशन रीजन में आ सकता है। लेकिन चाइना जो अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, इस प्रकार के एसेट्स हमने साउथ चाइना सी में डिप्लॉय नहीं किए हैं। तो कल की डेट में अगर चाइना हमारे खिलाफ थोड़ा एग्रेसिव होता है तो हमारे पास पोटेंशियली उसको कंटेन करने की ताकत होनी चाहिए। तो अगर चाइना सबमरीन्स लेके आता है तो हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या है, तो भैया हमारे पास एयर सर्वेलेंस और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकते हैं। एंटी अंडर वाटर सर्वेलेंस भी है, सोनो बॉयज के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कहां कहां पे सबमरीन्स मूव कर रही हैं। नेवी ने रिसेंटली 12 P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं यूएस से, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हमें काफी मदद करेंगे। आगे आने वाले समय में हम ऐसे 6 और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। इसके साथ साथ हमने 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे हैं जो कि अगले कुछ महीनों में इंडिया को डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। फिर ओवरऑल मैरीटाइम के फील्ड में हम लोग आसपास की फ्रेंडली नेवीज के साथ भी रीजनल कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये कौन सी फ्रेंडली नेवी की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है मॉरिशस की, ये बात हो रही है सेचेल्स की, ये बात हो रही है मालदीव्स की, ये बात हो रही है श्रीलंका की, ये बात हो रही है आप कह लो बांग्लादेश की। तो इस प्रकार की नेवीज के साथ हम इन्वॉल्व होके ओवरऑल इस पूरे के पूरे रीजन में
अगर कोई मान लीजिए खटकती हुई एक्टिविटी होती है तो हम उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस क्वाड की नेवीज तो यहाँ पे घूमेंगी, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस की नेवीज भी यहाँ पे घूमेंगी, तो उनके साथ भी हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इस कोऑपरेशन में जो एडवर्सियल कंट्रीज हैं, जैसे हमारे लिए चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उनके मिलिट्री और नेवल एसेट्स के बारे में पता चलने लगे। ऐसी कोई उनकी मैरीटाइम एक्टिविटी जो इंडिया के लिए कंसर्न की बात हो, इंडिया के लिए खतरनाक एक्टिविटी की बात हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना, पता करना। और इसके लिए हम अकेले इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आसपास की जो फ्रेंडली कंट्रीज की जो नेवी है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके डिफेंस पर्सनल्स को इंडिया के अंदर ट्रेनिंग देना। तो इससे क्या है कि एक रीजनल सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर इंडिया यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का जो इनग्रेस है इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ चुका है। 2008 में ही चाइना ने एक दिजिबोती में अपना नेवल बेस बढ़ा लिया था। तो चाइना का एंगेजमेंट इंडियन ओशन रीजन में तेजी से बढ़ रहा है। उसी प्रकार से इंडियन नेवी भी अपनी कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ा रही है। इंडियन नेवी ने बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी है इंडियन ओशन रीजन में। नेवी टू नेवी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स को साइन करना शुरू कर दिया है, बायलैटरल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किए हैं। एक्सरसाइज मालाबार कंडक्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के साथ मिलकर। ओवरऑल अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर और नेवल कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी के पास 130 शिप्स और सबमरीन्स हैं, 230 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है नेवी के पास, 37 शिप्स और सबमरीन्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडियन नेवी के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। नो डाउट ये नेवल स्ट्रेंथ अभी भी चाइना के आसपास नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। ओवर द कोर्स ऑफ 5 to 10 ईयर्स हम कह सकते हैं कि हम ठीक ठाक पोजीशन में होंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। एक्चुअली अभी भी हम हैं, अगर नहीं होते तो ओवरऑल चाइना और असर्ट करता अपनी डोमिनेंस को। बट अ लॉट नीड्स टू बी डन। प्लस और भी यहाँ पे फैसेट्स हैं, केवल चाइना ही नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में बहुत से मल्टीपल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी मेजर शिपिंग लाइंस हैं। 1,20,000 शिप्स ट्रांजिट करते हैं अलग अलग चोक पॉइंट से इंडियन ओशन में, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। इंडियन ओशन रीजन में और कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी समय पे इंडियन ओशन रीजन में अप्रोक्सीमेटली 13,000 शिप्स घूम रहे होते हैं। ज्यादातर ये जो 13,000 शिप्स होते हैं वो नेवल शिप्स, मतलब नेवी के नहीं होके, मिलिट्री के ना होके, ये जो कॉमर्शियल शिप्स होते हैं ना, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो वाले शिप्स लगभग 13,000 किसी ना किसी पॉइंट पे इंडियन ओशन रीजन में रहते ही हैं। तो पायरेसी के चलते इन शिप्स को खतरा होता है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स के चलते शिप्स को खतरा होता है, वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके चलते साइक्लोन वगैरह आ गया तो शिप खतरे में आ सकता है। तो ऐसे केसेस में सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी इंडियन नेवी को यहां पे उभर के आना है इंडियन ओशन रीजन में। फिर अलग अलग, मतलब इंडिया के अलावा जो दूसरी नेवीज हैं उनके कम से कम 120 वॉरशिप्स इंडियन ओशन रीजन में किसी भी समय घूमते रहते हैं। मतलब इस समय पे भी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 120 वॉरशिप्स चाइना के, यूएस के, इंडिया के अलावा जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वो इंडियन ओशन रीजन में घूम रहे होंगे। और ये इंडियन ओशन रीजन इंडिया के बैकयार्ड में है, तो हमारी काउंटर कैपेबिलिटीज इस मैरीटाइम डोमेन में स्ट्रांग होनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में आइडिया है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है, सेंटर हैज द राइट टू एक्सपेल फॉरेनर्स। भाई केंद्र की सरकार ने यहां से सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से केंद्र की सरकार एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्लीकेशन वाला लॉ बनाना चाहती है। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, वीजा इशू करना केंद्र की सरकार का सोवरेन फंक्शन है। और वीजा क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा चिट्ठा होता है जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल को किसी दूसरी कंट्री में घुसने की परमिशन दी जाती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे मैंने अपना टर्की का वीजा लगाया तो मुझे 2 साल का वीजा मिला, सिंगल एंट्री, मतलब अगले 2 सालों में मैं 1 महीने के लिए टर्की के अंदर कभी भी जा सकता हूं। तो हर कंट्री का एक सोवरेन फंक्शन है अपना वीजा देना। सवाल लो, इंडिया ने किसी फॉरेनर को 2 महीने का वीजा दिया, वो फॉरेनर इंडिया के अंदर आ गया, अभी 2 महीने बीत गए, उस फॉरेनर ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, उसको एक्सटेंशन मिला नहीं, तो लीगली अब वो इंडिया के अंदर नहीं रह सकता। तो केंद्र की सरकार के पास ये ताकत आ जाती है कि उसको इंडिया से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब केंद्र की सरकार बाहर निकालने की कोशिश करती है, लीगल एक्शन इनिशिएट करती है, तो ये लोग दौड़ के चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जाके बोलते हैं कि अथॉरिटीज हमको परेशान कर रही है, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में केंद्र की सरकार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी है कि भाई देखिए, वीजा इशू करना, देश के अंदर किसी फॉरेनर का घुसना रहना, ये सब केंद्र की सरकार के सोवरेन फंक्शंस हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर फॉरेनर
वीजा लॉज को वायलेट कर रहा है तो केंद्र की सरकार के पास सजा देने का हक होना चाहिए। यहां पे फिर कोर्ट्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर प्रॉपर क्लियर कट गाइडेंस आती है, लॉ आता है, तो ग्राउंड लेवल पे कोर्ट में जो जाके पहुंच जाते हैं फॉरेनर्स बोलने के लिए कि हमारा वीजा एक्सपायर हो गया है, हमारे अथॉरिटीज परेशान हो रही है, एक्सटेंड नहीं कर रही हैं, ये सब काम बंद हो जाएंगे। इसके लिए 67 ईयर्स पुराना जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इन द हैंस म्यूलर ऑफ न्यूरमबर्ग वर्सेस सुप्रीडेंट प्रेसिडेंशियल जेल कलकत्ता। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल क्लियर कट ये बोला था कि केंद्र की सरकार के पास एक एब्सोल्यूट और अनफेटर्ड राइट है कि कौन सा फॉरेन नेशनल कितने समय के लिए इंडिया के अंदर घुसेगा और कब उसको इंडिया छोड़ देना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेन नेशनल्स को भी आप उनकी लाइफ और लिबर्टी से हटा नहीं सकते, डिप्राइव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बेसिकली जो आर्टिकल 21 है केवल भारत के नागरिकों को अवेलेबल नहीं है, ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। तो जब इन फॉरेनर्स का वीजा वायलेट हो जाता है, अब क्या होता है कि देखो मैं आपको बताता हूं केसेस क्या होते हैं। कोई फॉरेनर को मान लो 6 महीने का वीजा मिला, अब 6 महीना खत्म होने से पहले वो फॉरेनर गया हमारी इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में अपना वीजा एक्सटेंड कराने, एम्बेसी ने वीजा एक्सटेंड नहीं किया, मतलब उसकी इंडिया के कंसुलेट ऑफिस ने, जो भी इंडिया के अंदर पासपोर्ट ऑफिस है, उसने उसका वीजा एक्सटेंड नहीं किया, तो टेक्निकली उसको 6 महीने के अंदर देश छोड़ के चले जाना चाहिए, पर वो जाते नहीं, वो यहीं टिके रहते हैं और फिर कोर्ट में जाके लड़ते हैं कि हमारा वीजा एक्सटेंड नहीं करो। अरे वीजा हम आपको कितने दिन का देना चाहते हैं तो इंडिया डिसाइड करेगा ना, तुम थोड़ी ना हमको बताओगे कि हम 6 महीने से ज्यादा यहाँ रुकना चाहते हैं तो हमारा वीजा तुम एक्सटेंड कर दो, और नहीं एक्सटेंड हो रहा तो इंडिया छोड़ के निकलो बाहर, लेकिन वो निकलते नहीं, कोर्ट पहुंच जाते। इसलिए केंद्र की सरकार यहां पे सुप्रीम कोर्ट की मदद मांग रही है कि भाई एक प्रॉपर नियम कानून बनाओ जिसके बेसिस पे केंद्र की सरकार के पास प्रॉपर ताकत हो कि वीजा अगर तुम्हारा एक्सपायर हो गया बाहर निकलो तुरंत। यहां पे एक आर्टिकल भी न्यूज में आ रहा है, आर्टिकल 21, दिस गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी टू सिटीजंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से आपकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं किया जा सकता। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो इंटरफेरेंस है, इन्फरेंस है, वो आ जाता है जूनियर कोर्ट्स के हाथ में, कोर्ट में मैटर चला जाता है, फॉरेनर्स इंडिया के अंदर बैठे रहते हैं। फिर यहाँ पे 2-3 और केस लॉस बताए गए, ये उतने रेलेवेंट नहीं है, आप बस यहाँ पे इतना समझिए, केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रही है एक ऐसा लॉ डिवाइस करने में कि वीजा इशू से रिलेटेड और वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड और वीजा खत्म होने के बाद इन फॉरेनर्स को देश को निकालने से रिलेटेड के प्रोसेस में केंद्र की सरकार की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस ना हो कोर्ट का, और ये तब इंश्योर हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियर कट गाइडलाइंस यहां पे निकाले। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, स्टडी रिवील्स सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन गोल्डन लंगूर हैबिटेट। ये जो गोल्डन लंगूर है, टैक्राइप्रिथेसिस गी, ठीक है ना, ये इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज है, इंडिया और भूटान के बॉर्डर आसपास इलाकों में पाई जाती है। इनका जो फर है आप देखो बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, हालांकि इनका फर सीजन्स के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से अपने रंग बदलता है। ये पाए जाते हैं तिसिरांग, सरपांग, झेमगांग एंड त्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान में। इंडिया के अंदर इनकी फ्रेगमेंटेड और आइसोलेटेड पॉपुलेशंस पाई जाती हैं चिरांग, कोकराझार, धुबरी और बोंगोंगॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम के अंदर। बेसिकली अगर आप इनकी बात करो तो पहले जो इनका एक्सटेंट था, जिस इलाके में गोल्डन लंगूर पाए जाते थे, वो था 66,320 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट आज की डेट में इनका एक्सटेंट केवल 12,265 स्क्वायर किलोमीटर से बचा हुआ है, और 2031 तक इंक्रोचमेंट के चलते केवल 8,884 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में गोल्डन लंगूर पाए जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह कि भूटान के अंदर जो नॉर्दर्न रेंज है जहां पे ये लंगूर पाए जाते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये लंगूर को पाए जाने की 4 ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स हैं। एक तो फुटहिल्स ऑफ भूटान नॉर्थ में, मानस रिवर ईस्ट में, संकोश रिवर वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र रिवर साउथ में, इन इलाकों के आसपास ये लंगूर पाए जाते हैं। जो इलाके इन लंगूरों की आप कह लो प्रेजेंस के भूटान के अंदर है, वो फिर भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए इकोलॉजिकल जो हैबिटाट्स होते हैं, जैसे ये लंगूर का हैबिटाट है, ये लंगूर का हैबिटाट है, ये लंगूर का हैबिटाट है, ये लंगूर का हैबिटाट है। अब इन लंगूरों के हैबिटाट का आपस में अगर कनेक्शन है, इन लंगूरों के हैबिटाट्स के अंदर अगर ये लंगूर आसानी से मूव कर सकते हैं तब तो ठीक है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है कम। भूटान के अंदर ये कनेक्टेंस है, लेकिन इंडिया के अंदर जो भी लंगूर हैबिटाट्स हैं, मान लो एक लंगूर हैबिटाट ये रहा, दूसरा ये रहा, अब इसके बीच में बन गए हैं ह्यूमन हैबिटेशंस, सड़कें वगैरह बन गई हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई हैं, तो इन गोल्डन लंगूर के हैबिटाट का जो मूवमेंट है ना, इनका एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट है ना, वो यहाँ पे हो जाता है डिस्टर्ब, और इस एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर के चलते इन लंगूरों को आइसोलेट होना पड़ता है
किसी एक जगह पे लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां पे इनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले तो ये मर जाते हैं, इनकी आबादी कम होने लगती है। यही यहां पे हो रहा है, समझ गए। इन लंगूरों को बचाने के लिए अगर सरकार कोई स्टेप भी लेने की कोशिश करे तो लोकल लोग अपोज करते हैं। जैसे कि आसाम की बोंगोंगोय डिस्ट्रिक्ट में काकोएजाना रिजर्व फॉरेस्ट को जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात की आसाम की सरकार ने, तो लोग यहां पे एजिटेशन करने लगे। लोग बोलने लगे कि भाई हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, जबकि ये स्टेप यहां पे लंगूरों को बचाने के लिए ही ले रही थी सरकार। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर आसाम के आसपास के जो पैचेस हैं गोल्डन लंगूर के, वहां पे इन गोल्डन लंगूर का रह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, काफी थ्रेटन हो रहे हैं। कंपैरेटिवली भूटान के जो हैबिटेट्स जहां पे लंगूर पाए जाते हैं, वहां पे हालत फिर भी ठीक है। ओके, तो ओवरऑल इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, एक डिमांड सी आ रही कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो, इनके अंदर के हैबिटेट का इलाका बहुत तेजी से कम हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स के चलते लंगूर की आबादी कम हो रही है। कंजर्वेशन मेजर चलाए गए हैं, बहुत सारे लोकल्स ने, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने गोल्डन लंगूर के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, लेकिन वो इतने होलिस्टिक स्केल पे नहीं है कि बड़ी तादाद में इनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सके। हालांकि मानस नेशनल पार्क में जो भी गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन पाई गई है, वहां पे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के चलते ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें आसाम के अंदर जहां पे बहुत फ्रैगमेंटेड और आइसोलेटेड पॉपुलेशन है गोल्डन लंगूर की, जिनको इमीडिएट बेसिस पे बचाना जरूरी है, नहीं तो वो यहां पे मर जाएंगे। ठीक है भाई, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हिस्ट्री बना दी है, एक साल के अंदर 40 मिलियन टन से ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन किया है। ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पहली कंपनी है इंडिया के अंदर जिसने एक साल में 40 मिलियन टन से ज्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन किया। 1960 में 1960s में जब एनएफडीसी ने काम शुरू किया था, तब प्रोडक्शन था सालाना 4 मिलियन टन का, और अब कितना हो गया, 40 मिलियन टन से ज्यादा। तो 1960s में 4 मिलियन टन पैदा करते थे हर साल, और अब ये 40 मिलियन टन से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ओके, 1977-78 में एनएमडीसी ने 10 मिलियन टन से ज्यादा पैदा किया था, 2004-05 में 20 मिलियन टन से ज्यादा, फिर आप कह लो 2015 तक आते आते 30 मिलियन टन से ज्यादा, और अब 2022 में 40 मिलियन टन से ज्यादा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे एनएमडीसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ओवरऑल सालाना 40 मिलियन टन से ज्यादा प्रोडक्शन पहुंच चुका है। 2030 तक टारगेट है एनएमडीसी का कि वो एक साल में 100 मिलियन टन से ज्यादा आयरन ओर पैदा करें। अब ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है, पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो भाई देखो हम लोग 2030 में ही डिस्कस करेंगे। प्लस ये एनएमडीसी और दूसरे मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को भी खंगाल रहा है, कोल का एक्सप्लोरेशन, डायमंड का एक्सप्लोरेशन, गोल्ड का एक्सप्लोरेशन, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के एक्सप्लोरेशन में भी एनएमडीसी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हैं वो आयरन ओर के रिस्पेक्ट में दिए हैं। जीएस पेपर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू राइज दिस ईयर। भैया इंडिया यूनाइटेड स्टेट से जो तेल इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट लगभग 11% बढ़ेगा इस साल। ठीक है ना। देखिए इस समय पे पूरी दुनिया में तेल की कमी पड़ रही है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो जो कंट्रीज तेल ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो अपने बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज जो पहले रशिया से कम ऑयल खरीदती थी या नहीं खरीदती थी, वो भी रशिया से ऑयल खरीदने को देख रही हैं, क्योंकि ऑयल इस समय पे रशिया से मिल रहा है सस्ता। अब इस बीच में अगर आप देखो तो हम लोग जो यूएस से ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो 11% बढ़ने वाला है। अगर देखा जाए तो रिसेंट ईयर्स में चौथे नंबर का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर इंडिया को यूएस है। हम सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं इराक से 23%, उसके बाद सऊदी अरेबिया से 18%, यूएई से 11%, और यूएस से इस साल मोस्ट प्रॉब्ली हम 8% तेल खरीदेंगे। तो आप कह सकते हो यूएस इज द 4th बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। रशिया इंडिया के ऑयल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता था, रशिया से हम कम तेल खरीदते थे, लेकिन इस यूक्रेन के इन्वेजन के बाद रशिया से भी हम तेल खरीदना शुरू कर रहे हैं। अभी तो हमने निग्लिजिबल क्वांटिटी खरीदी है, 3 मिलियन बैरल्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खरीदा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 2 मिलियन बैरल्स खरीदा है। आगे आने वाले समय में हम ज्यादा भी खरीदेंगे, ये बात कंफर्म है। भारत सरकार प्रॉपरली डिफेंड कर रही है कि भाई रशिया के साथ तेल खरीदना ये हमारा एक सोवरेन राइट है। हम अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जहां पे तेल सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा वो खरीदेंगे। अब तो एक और न्यूज निकल के आ रही है कि चूंकि इंडिया ने रशिया से तेल सस्ते में खरीदा है, तो ईरान ओपनली इंडिया को बोल रहा है कि हमारा तेल खरीदो, आप रूपी रियाल का एक एग्रीमेंट कर लो
और ईरान से आप तेल खरीदो, हम आपको सस्ते में तेल बेचेंगे। मतलब जब इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को पीछे ढकेल के ये बोल दिया कि रशिया से हम तेल खरीदेंगे, ईरान की तरफ से ओपन ऑफर आ रहा है इंडिया के पास कि हम आपको सस्ते में तेल दे रहे हैं, आप हमारा तेल खरीदो। लेट्स सी इंडिया ईरान से तेल खरीदता है नहीं खरीदता, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खरीदेगा, क्योंकि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को हम इतना पीछे पुशबैक नहीं करेंगे, इतना भी नहीं छकाएंगे। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी और जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और इंडियाज इंटरेस्ट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।